नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम ले रहे हैं कक्षा 9 की गणित और उसकी प्रश्नावली 1.4 और उसमें पहला सवाल है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। सबसे पहले देखो 2 - √5। अब 2 क्या है? 2 परिमेय है और √5 क्या है? अपरिमेय। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूं कि एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो। अब इसको जोड़ो, भले घटाओ, गुणा करो या भाग करो, इसका उत्तर हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय। एक परिमेय संख्या हो और एक क्या हो? अपरिमेय। उसने आप जोड़ेंगे तो ये अपरिमेय, घटाएंगे तो भी अपरिमेय, गुणा करेंगे तो भी अपरिमेय और भाग करेंगे तो भी अपरिमेय। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों इन सब का, ठीक है। चलो अब देखो, इसमें देखो 2 क्या है? परिमेय, और परिमेय में से क्या घटाना है? अपरिमेय। तो इसका उत्तर क्या होगा? अपरिमेय। इसका उत्तर क्या होगा? अपरिमेय। अब दूसरा देखो, दूसरे में लिखा हुआ देखो 3 + √23 - √23। तो इसको हम सरल कर सकते हैं, 3 + √23 - √23। देखो जब सेम संख्या आ जाए और जिस पर रूट लगा हो और चिन्ह चेंज हो, प्लस माइनस हो, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? कट जाते हैं। पीछे क्या बच रहे हैं? 3 बच रहे हैं और 3 क्या है? परिमेय संख्या। इसका मतलब ये भी कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार तीसरे में देखो √7 से √7 कट रहे हैं, पीछे बच रहे हैं 2/7 और 2/7 यानी कि p/q, यानी ये भी कौन सी संख्या होगी? ये भी परिमेय संख्या होगी। इसमें देखो मैंने आप पहले ही बता दिया कि एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो, भाग दे रहे। देखो एक में भाग है √2 का, यानी परिमेय संख्या में भाग है अपरिमेय संख्या का, तो इसका उत्तर क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब देखो किसी भी संख्या को पाई से गुणा करो, जोड़ करो, बाकी करो, भाग करो, जो भी करेंगे इसका उत्तर अपरिमेय संख्या ही आएगा, क्योंकि पाई खुद क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है और पाई को हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, कुछ भी करेंगे, इसका उत्तर अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है विद्यार्थियों, ये हो गया पहला सवाल। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजकों को सरल कीजिए। अब पहला सवाल है, देखो पहला है कि 3 + √3 और 2 + √2। अब देखो 2 कोष्टक है, ध्यान रखना ये 2 कोष्टक है। ये पहला कोष्टक हो गया, ये दूसरा कोष्टक। ठीक है। अब देखो पहले कोष्टक की ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये दूसरे कोष्टक की पहली संख्या, ये दूसरे कोष्टक की दूसरी संख्या। अब इसको सरल करने का तरीका देखो। पहले हम लिखेंगे पहले कोष्टक की पहली संख्या, पहले कोष्टक की पहली संख्या, और दूसरा कोष्टक जैसा है वैसा का वैसा वापस लिख देंगे। अब लिखेंगे पहले कोष्टक की दूसरी संख्या और कोष्टक जैसा है ना दूसरा, वैसा का वैसा वापस लिख देंगे, ये लाइन। अब कोष्टक को खोल देंगे, 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी कितने हो जाएंगे? 6, और 3 को √2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 √2। इसी प्रकार इसमें देखो √3 को 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 √3, और √3 को √2 से करेंगे तो आ जाएगा √6। ये इसका उत्तर आ गया। ठीक है विद्यार्थियों, ये इसका क्या आ गया? उत्तर। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा है 3 + √3 और 3 + √3। 3 + √3 और 3 + √3। 3 प्लस है लेकिन यहाँ पर क्या है? माइनस है। मैं इसको सही कर देता हूँ।
माइनस, गलती से लिख दिया था, 3 माइनस रूट 3। अब सेम विधि करने का तरीका सेम, पहले कोष्टक की पहली संख्या बार, अगला कोष्टक जैसा है वैसा का वैसा वापस लिख देंगे। पहले कोष्टक की दूसरी संख्या बार, अगला कोष्टक जैसा है वैसा का वैसा हम बार लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 3 को 3 से करेंगे, 3 3 कितने हो गए 9, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। 3 को रूट 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 को रूट 3 से करेंगे तो 3 रूट 3 आएगा। इसी प्रकार प्लस के रूट 3 है, प्लस के 3 है, तो इन दोनों को हम आपस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 रूट 3। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस रूट 3 को रूट 3 से करेंगे क्या आएगा 3। ध्यान रखना विद्यार्थियों, जैसे मैं रूट 2 को रूट 2 से करूंगा तो 2 आएगा, क्या आएगा 2। उसी प्रकार मैं रूट 3 को रूट 3 से करूंगा तो क्या आएगा 3। रूट 5 को रूट 5 से करूंगा तो क्या आएगा 5। ठीक है, अब इसमें देखो माइनस के 3 रूट 3 है, प्लस के भी 3 रूट 3 है, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे और 9 में से 3 जाएंगे, पीछे कितने बच जाएंगे 6। ये इसका क्या आ गया, उत्तर आ गया। अब तीसरा देखो, तीसरा है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तीसरा है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब है ये कोष्टक 2 बार लिखना, तो मैं इसको 2 बार लिख देता हूं। पहले रूट 5 प्लस रूट के 2 और रूट 5 प्लस रूट के 2। अब देखो पहले कोष्टक की पहली संख्या बार, अगला कोष्टक जैसा है वैसा का वैसा वापस लिखना। पहले कोष्टक की दूसरी संख्या बार, अगला कोष्टक जैसा है वैसा का वैसा हम बाहर लिख देंगे। अब क्या करना है, रूट 5 को रूट 5 से करेंगे क्या आएगा 5, रूट 5 को 2 से करेंगे क्या आएगा रूट 10। इसी प्रकार रूट 2 को रूट 5 से करेंगे क्या आएगा रूट 10, रूट 2 को रूट 2 से कितने आगे 2। तो बिना रूट वाली संख्या है 5 और 2 7, और रूट वाली संख्या रूट 10, रूट 10 कितनी बार है रूट 10, 2 बार है रूट 10। ये इसका उत्तर आ गया। अब चौथा देखो, चौथा क्या है, रूट 5 माइनस रूट 2 और रूट 5 प्लस रूट 2, रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 माइनस रूट 2 और रूट 5 प्लस के रूट 2। वैसे इनको हम सर्वसमीकरण से भी हल कर सकते हैं, लेकिन मैं बिना सर्वसमीकरण से बता रहा हूँ, जिसको याद नहीं है वो भी आसानी से कर सके। पहले कोष्टक की पहली संख्या बार, अगला कोष्टक जैसा है वैसा का वैसा वापस लिख देंगे। अब पहले कोष्टक की दूसरी संख्या बार चिन्ह के साथ में, और दूसरा कोष्टक जैसा है वैसा का वैसा वापस। रूट 5 को रूट 5 से करेंगे क्या आएगा 5, रूट 5 को 2 से करेंगे कितने आएंगे रूट 10, रूट 2 को रूट 5 से करेंगे माइनस के रूट 10, और रूट 2 को रूट 2 से कितने आगे 2। बिना रूट वाली संख्या है 5 और माइनस 2, पीछे कितने बच रहे हैं 3, और प्लस के रूट 10 है माइनस के रूट 10 है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया कट गए, तो इसका उत्तर कितना आ गया 3। ठीक है विद्यार्थियों, अगला देखो तीसरा क्वेश्चन। आपको याद होगा पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी। जैसे वृत्त की परिधि हम क्या मान लेते हैं सी, वृत्त की परिधि हम क्या मान लेते हैं सी। उसके व्यास को मान लीजिए डी, यानी वृत्त का व्यास, इसको हम क्या मान लेते हैं डी, अर्थात पाई बराबर सी बटा डी। पाई बराबर क्या हो रहा है सी बटा डी, यानी पाई का मान सी बटे डी होता है। आपको पता है
पाई का मान क्या होता है, पाई का मान 22/7 होता है, जो कि रियल वास्तविक मान नहीं है, ये सन्निकटन मान है, नजदीकी मान है, लगभग मान है, ये सन्निकटन मान है, निकट का मान है। 22/7 पाई का रियल मान नहीं है। अगर रियल मान होता तो 22/7 तो परिमित संख्या है, तो पाई भी परिमित संख्या होती, जबकि परिमित संख्या नहीं है, पाई क्या है, अपरिमित संख्या है। तो पाई को हम कैसे लिखते हैं, पाई को हम c/d, c का मतलब क्या हो गई, वर्त की परिधि, हम परिधि बट्टे व्यास लिखते हैं। पाई का मान होता है हमेशा परिधि बट्टा व्यास, जो नजदीक की मान माना जाता है, और इसको हम 22/7 के रूप में भी लिख सकते हैं। आगे प्रश्न कह रहे ये इस तथ्य का अंतर विरोध करता प्रतीत होता है कि पाई अपरिमित संख्या। बिल्कुल देखो ये है ना, विरोध कर रहा है कि c/d तो परिमित संख्या है, अगर ये परिमित संख्या है तो ये भी परिमित संख्या होगी, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि या तो c अपरिमित संख्या होगी या d अपरिमित संख्या होगी, एक परिमित संख्या होगी और एक अपरिमित संख्या होगी। तो आपको पता है कि जब एक परिमित संख्या हो और एक अपरिमित संख्या को भले जोड़ करो, बाकी करो, गुणा करो, भाग करो, उत्तर क्या आता है, अपरिमित संख्या आता है। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए, या तो c अपरिमित संख्या होगी या d अपरिमित संख्या होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि या तो c क्या होनी चाहिए, परिमित संख्या, और या तो d होनी चाहिए अपरिमित संख्या। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका, यहाँ पे लिखता हूँ इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। ये बोल रहा है अंतर विरोध है, तो इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। याद रखें या याद रहें कि जब भी हम कोई स्केल से मापते हैं तो सन्निकटन मान होते हैं। जब कभी भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तब आपको केवल सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। अतः आप यह अनुभव नहीं कर सकते कि C या D अपरिमेय है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि C और D में से दोनों में से एक क्या होनी चाहिए, एक परिमेय होनी चाहिए, एक अपरिमेय, और ऐसा ही है। ठीक है, अगला देखो चौथा क्वेश्चन के संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। अब देखो संख्या रेखा पर करना है तो मैं इसको कंप्यूटर से बनाने की कोशिश करता हूँ, जबकि ये पेन पेंसिल पेपर से होगा, बाकी तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले ध्यान रखना विद्यार्थियों, जिसका मान निकालना हो वो संख्या लेते हैं। जैसे मान लो अपने को मान निकालना है 9.3, रूट 9.3 का, तो सबसे पहले हम 9.3 एक मान लेंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ये देखो कितना हो गया मान, 1 2 3 4 5 और 5 दूनी 10, 9 ही लेना अपने को। तो देखो 1 2 3 4 5
6 7 8 9 9.3 यहाँ पे हो रहा है। ठीक है विद्यार्थी, ये ले लिया मैंने 9.3। अब क्या करना है, अब वही करना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट 9.3 लेंगे और इसको मान लेंगे a और b। इसको हमने a मान लिया और b मान लिया। ये हमने कितना लिया है, 9.3 इकाई लेना है, तो मैं सेंटीमीटर मान लेता हूँ, इकाई मैंने सेंटीमीटर ली है। ठीक है, अब क्या करना है, सेकेंड रूल है कि 9.3 के बाद अब 1 सेंटीमीटर और खींचना है इसको आगे, 1 सेंटीमीटर और खींच देंगे। ये मैंने 1 सेंटीमीटर और खींच दिया और इस बिंदु को मैं क्या मान लूंगा, इस बिंदु को मैं C मान लूंगा। ठीक है, अब A और C का समद्विभाजन करना है। समद्विभाजन के आधा आधा करना है। अब आधा आधा कैसे होगा तो जैसे 1 2 3 4 5, प्रकार की सहायता से हम इसका क्या करेंगे, समद्विभाजन कर देंगे। समद्विभाजन आधे से ज़्यादा खोल देंगे और ये हमने क्या कर दिया, इसका समद्विभाजन कर दिया। समद्विभाजन करने पर ये एक बिंदु आता है, इस बिंदु को हम केंद्र बिंदु मानकर एक अर्धवृत्त खींचेंगे। क्या खींचेंगे, एक अर्धवृत्त खींचेंगे। किसको, इसको केंद्र मानकर। ठीक है, अभी भी ठीक नहीं है, थोड़ा और ठीक कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अर्धवृत्त खींचना आपको प्रकार की सहायता से कॉपी में आसानी से खींच लेंगे। इसको अर्धवृत्त मानकर क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ इसको हम केंद्र बिंदु मानेंगे और एक अर्धवृत्त खींच देंगे। अर्धवृत्त खींचने के बाद में जो बिंदु B आया है, इस बिंदु B से हमें एक लंब खींचना है। क्या खींचना है, लंब। तो मैं लंब खींच देता हूँ। लंब का मतलब 90 डिग्री होता है। बिंदु B से, ये रहा बिंदु B और यहाँ से मैं एक लंब खींच देता हूँ। ये खींच दिया। ये बिंदु क्या आ गया, ये बिंदु आ गया। इसको हम मान लेते हैं D। ये जो BD आया यही है रूट 9.3। अब इसको अगर संख्या रेखा पर लिखना है तो प्रकार यहाँ पे खोलेंगे और पेंसिल की नोक यहाँ पे रखेंगे और इसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे और ये इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे तो इसका मान आ जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, इसको हमने आगे बढ़ा दिया तो ये मान जैसे हम कि इसको E मान लेते हैं। जो ये BE है यही रूट 9.3 है। ठीक है विद्यार्थियों, ओके। अब देखो अगला क्वेश्चन 5वां, निम्नलिखित के हरों का परिमीकरण कीजिए। ये तो देखो पहला सवाल है कि रूट 1/√7, तो बहुत आसान है। अगर नीचे 1/√7 है तो √7 को अंश को ही गुणा करना है, √7 को हर को भी क्या करना है, गुणा करना। अब गुणा करो, √7 को मैं 1 से करूंगा, क्या आ जाएगा √7, और √7 को √7 से करूँ क्या आएगा 7। ये इसका क्या आ गया, उत्तर आ गया। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा है 1√7 माइनस के √6। अब क्या करना है, इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या था कि नीचे एक ही संख्या थी और इसमें संख्या नीचे कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो क्या करना पड़ेगा, पहली जो भी संख्या है इसको एक बार मैं वापस लिख देता हूँ, क्या √7 माइनस √6। अब इसको गुणा करना इसी संख्या से, बस चिन्ह चेंज कर देना, √7 प्लस √6, √7 प्लस √6। अब देखो ऊपर वाली संख्या को 1 को √7 प्लस √6 से करेंगे तो यही संख्या वापस आएगी √7 प्लस √6। नीचे देखो a माइनस बी हो रहा है, देखो सरसमीका हो रही है कि a माइनस बी और a प्लस बी हो रही है, तो कौन सी सरसमीका होगी, a² माइनस b²। a² का मतलब √7 का स्क्वायर और √7 का स्क्वायर कितना होता है 7, b² मतलब √6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर कितना होता है 6। 7 में से 6 जाएंगे, पीछे 1 बचेगा, तो
तो हर में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका परिमीकरण हो गया √7 प्लस √6। अब अगला देखो √5 प्लस √2, दूसरा है तीसरा 1/√5 प्लस √2। अब क्या करना है, इसको जैसा एक बार तो वैसा लिख देंगे √5 प्लस √2। अब इसको गुणा किससे करना है, इसी संख्या से करना। बस जो बीच में चिन्ह आया है, जो बीच में इसके चिन्ह आया है उसको हम हटा देंगे, प्लस है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2 और √5 माइनस √2, और ऊपर गुणा करेंगे तो यही संख्या वापस आ जाएगी √5 माइनस के √2, a प्लस बी ए माइनस बी सरसों में इसमें भी लग रही, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 2 होता है। तो इसका उत्तर क्या आ रहा है, √5 माइनस के √2, 5 में से 2 के पीछे क्या बच गया, 3। ठीक है विद्यार्थी। अब चौथा देखो, चौथा क्या है चौथा है √7 माइनस 2, 1/√7 माइनस 2। अब क्या करना है, 1/√7 माइनस 2 को √7 प्लस 2, √7 प्लस 2 से क्या करना है, गुणा करना है। तो कैसे करोगे, √7 प्लस के 2, ऊपर तो यही संख्या आ गई, नीचे देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो रहा है। a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 4। तो ये आ गए √7 प्लस के 2 और 7 में से 4 देंगे, पीछे कितने बचेंगे, 3। तो ये हो गया अपना 5वें का चौथा क्वेश्चन। ठीक है विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना, ये हो गई अपनी प्रश्नावली 1.4। कोशिश कीजिएगा, एक बार वीडियो पुनः देखे, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। धन्यवाद।